दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड का आज हमारा थर्ड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। दूसरा हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसको भी हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से हमारा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एक ही जगह पे लोकेटेड होता है। ऐसा तब होता है जब जी की वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहे हर पॉइंट पे। अब जो भी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उन सब में जी को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, बिकॉज वो जरूरी भी है और ऐसा है भी। ऐसा इसलिए है कि आप जरा सोचिए, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो जितना आप अर्थ से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हमारा साइज जो है इंस्ट्रूमेंट्स का या जो भी हम डिवाइसेस लेंगे उन सब का साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल है और हम अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हर जगह जी की वैल्यू आप सेम लेके चल सकते हो और उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो आगे जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनमें कई बार मैं सेंटर ऑफ मास बोल दूंगा वर्ड, कई बार मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दूंगा, सेम ही आप उनको कंसिडर करोगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था तो हमने इंटीग्रेशन का सहारा लिया था। इंटीग्रेशन से हम देख रहे थे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ? जब मास जो है एक जगह पे लोकलाइज ना हो, उस केस में आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। बट कई बार के ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मास जो है एक जगह पे लोकलाइज्ड है, कंसंट्रेटेड है मास एक जगह पे, तो आप उसको एक पॉइंट मास की तरह ले सकते हो, उसका साइज नेग्लिजिबल मान के, और मान सकते हो कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पे लोकलाइज्ड है। और उस केस में फिर आपको समेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। वो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं लास्ट एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है उसमें हम ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं सो दैट आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, मेरे पास एक 1 मीटर की एक रोड है और इस 1 मीटर की रोड का अपना एक मास भी है और वो सारा का सारा मास जो है वो एक जगह पे लोकलाइज्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे। और वो कैसे ढूंढोगे? उसको ढूंढने का बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है अपना ऐसे उंगलियां ऐसे करो और उनको नजदीक लाते जाओ सो दैट ये रोड जो है ये एक तरफ फ्लिप ना हो जाए। ठीक है, ऐसे लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ और एक पॉइंट पे आप ऐसा वो पॉइंट ढूंढ सकते हो जहां पे सारा का सारा जो इस पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से वो सारा का सारा एक जगह पे लोकलाइज्ड है। तो हमने ऐसा ऑलरेडी किया हुआ है और हमने यहाँ पे क्लैंप लगा रखा है। तो आप देख सकते हो कि यहां से अगर मैं इसको होल्ड करूंगा, इस क्लैंप पे अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरी रोड जो है ये हमारी होल्ड हो जाएगी। मैं इसको जरा थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता हूं। ओके, आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा मास जो है वो इस जगह पे लोकलाइज्ड है। तो हमने यहीं पे क्लैंप भी लगा रखी है और इंटरेस्टिंगली ये इसका 50% भी है। मतलब हम ये मान के चलें कि ये इसका जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ है उसके बिल्कुल मिडिल में इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। सिंपल लॉजिक से आप कह सकते हो। बट आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस तरफ मास ज्यादा होता है ना, सेंटर ऑफ मास भी उस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होती है जिस तरफ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जिधर ज्यादा मास होगा उधर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्टेड होगा। अब यहां पे देखो ये बिल्कुल मिडिल में है रोड के, तो ऐसा इसलिए है बिकॉज यहां पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इससे इधर जितना मास है उतना ही इधर भी मास है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। तो आप ये कह सकते हो कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास आएगा वो मिडिल में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पे हैंग कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रोड है ये बिल्कुल इस जगह पे रुक जाती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका जिस जगह पे ये मतलब जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो इस एक्सिस पे होगा, जिस एक्सिस पे हैंग कर रहा है उसी एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर कुछ और मासेस को हैंग करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जरा मैं यहां पे एक क्लैंप लगा देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं कुछ मास को, अब जरा देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये आपकी फ्लिप हो गई है। वो इसलिए फ्लिप हो गई है बिकॉज अब ये जो पॉइंट है ये अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नहीं रहा। ठीक है, इस तरफ ज्यादा मास हो गया है। तो अगर मैं इसको यहां से निकाल के और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करूं कि कहां पे मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैं इसको जरा निकालता हूं और अगेन ऐसे ही
इसको बैलेंस करके देखता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये सारा का सारा जो मास है इसका वो लोकलाइज्ड है, समवेयर यहाँ पे आ गया अब, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि इससे और इधर है, ठीक है, हाँ जी, तो समवेयर यहाँ पे जो है वो इसका सारा का सारा मास अब लोकलाइज्ड है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्लैंप लगा दूँ, ठीक है, क्लैंप बोलो या क्लिप बोलो इसको, जो भी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ और इसको यहाँ से अगर मैं अब लगा के देखूँ तो अब जो है अब मेरे ख्याल से ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मास जो है जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ ग्रेविटी का फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट उस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा या सेंटर ऑफ मास उस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। जरा देखिए मेरे पास कुछ मासेस हैं, ठीक है, मैं आपको ये मेजर करा देता हूं। तो वैसे तो इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड मास है वो 250 ग्राम्स लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा वेइंग स्केल है, ठीक है, और मैंने इसको रखा तो ऑलमोस्ट कितना है जरा बताइए सुनील जी? 247, थोड़ा बहुत एरर इसमें रहता है 2-3 ग्राम का, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और मास मैं ले रहा हूं, स्लोटेड मास, और ये जरा बताइए सुनील जी ये कितना है? 247। ये भी, इसका मतलब दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब मैं इनको बराबर नहीं करना चाह रहा, मैं इनको अलग अलग करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसमें 100 ग्राम्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है, या बल्कि इसमें 100 ग्राम्स ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो गया? ये 350 हो गया, आप जरा चेक करके देख सकते हैं। तो ये जरा बताइए सुनील जी? 345, 346 वही है, थोड़ा बहुत एरर रहता है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा मास है और ये आपका 100 ग्राम्स कम मास है। अब मैं इस रोड के ऊपर इन दोनों मासेस को हैंग करने जा रहा हूं। अब ये बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, ठीक है। तो एक काम करता हूं, एक क्लिप और लगा देता हूं इस तरफ। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लिप है ये कहां पे लगी हुई है, ये आपकी लगी हुई है। इसको मैं लोकेशन भी बता देता हूं सो दैट आपको थोड़ा ध्यान रहे। 4 सेंटीमीटर पे मैंने लगाया, इसका जो सेंटर पॉइंट है 4 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और इधर से भी इसको मैं 4 सेंटीमीटर ही ले लेता हूं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ओके। तो ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर के अराउंड ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये मैंने इधर 4 पे है और ये भी 4 पे है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा बताओ जरा, ये आपका कहां पे आ गया बताइए? 1 मिनट, हाँ जी, इसको मैं जरा 4 सेंटीमीटर पे लगा देता हूं दोस्तों। तो रफली ये आई थिंक 4 सेंटीमीटर पे ही है, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा बहुत रफ है भाई, ये ध्यान रखना, ओके, ठीक है। तो चलिए अब जरा मैं इसको हैंग कर रहा हूं और ये मिडिल में लाना पड़ेगा ना अब ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है अब दोनों तरफ बराबर मास हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल मिडिल में लाई करेगा, ठीक है, और 50 पे ऑलमोस्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना इधर लगाया उतना ही मैंने इधर लगाया। तो जरा देखिए, इसको मैं हैंग कर रहा हूं फिलहाल, ये देखिए फिलहाल बैलेंस है ये, इसका मतलब है जितना मास इधर है उतना ही मास उधर है, तो ये बैलेंस कर रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं इस पे 250 ग्राम्स लगा देता हूं, बल्कि इधर लगा देता हूं 250, ये 350 है भाई, माफ कीजिएगा, इधर मैंने 350 लगा दिया है और इस तरफ मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ मैं 250 लगा रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या ये बैलेंस हो पाएगा। तो जैसे मैंने इसको हैंग किया, अब आप देख रहे हो भाई ये इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हुआ है? जिधर ज्यादा मास है, जिधर ज्यादा मास है उस तरफ शिफ्ट हो गया है, या जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो मैं अगर इसको इवन आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो कि कहां पे लोकलाइज्ड होगा, कैलकुलेशन करके भी बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है वो मैंने गलत जगह पे लगाया, इसको थोड़ा सा मुझे और इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। अभी भी देखो इस तरफ आ रहा है, तो जिधर झुकाव हो रहा है इसका मतलब उधर जो है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, ओके। आई थिंक यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। तो अब जरा देखिए, पहले ये 50% पे था, मतलब यहाँ पे था, बिल्कुल मिडिल में था, अब ये उधर शिफ्ट हो गया। जिधर आपका ज्यादा मास होगा उस तरफ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट था, उससे हमने इस चीज को देखने की कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब वापस जरा बोर्ड पे चलते हैं। इसके ऊपर आप इवन कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि कहाँ पे लाई करेगा।
अगर मैं आपको ओरिजिन से लोकेशन दे दूं दो मासेस की, तो आप सेंटर ऑफ मास जो है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिंपल पता है, समेशन का इस्तेमाल यहां पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब जरा बोर्ड पे चलते हैं और बाकी इस प्रॉब्लम को भी एक बार डिजाइन करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, और उसके बाद आगे की कुछ प्रॉब्लम जो है उनको भी जरा देखते हैं। तो मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। एग्जैक्ट जो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा वैसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरा डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए मेरे पास कोई रोड है और 1 मीटर लेंथ ऐसे रोड है, ये मेरे पास 1 मीटर लेंथ रोड है। अब इसकी जो मास डेंसिटी है वो मेरी कांस्टेंट है हर जगह पे, तो वो मैं मान लेता हूं मे बी 0.5 किलोग्राम पर मीटर पर यूनिट लेंथ जो है। वैसे तो पर यूनिट वॉल्यूम बोलना चाहिए मुझे मास डेंसिटी को, बट मैं इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल ले रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि सिंपल एक लाइन है ऐसे मान लीजिए। तो पर मीटर आपका 0.5 किलोग्राम का इसके पास मास है और ये 1 मीटर की ही आपकी रोड है। तो आप यहां से सिमेट्री से बता सकते हो कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट आएगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा। मतलब सारे के सारी रोड को आप ये कह सकते हो कि सारी की सारी रोड यहाँ पे लोकलाइज्ड है। इसका मतलब सारा का सारा मास यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहीं पे आपका सारा का सारा फोर्स जो है ग्रेविटी की वजह से वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे आएगा। दूसरा हमने क्या बताया, जब हमने इसको यहाँ से हैंग किया, जो 1 मीटर की लेंथ थी, जब हमने इसको यहाँ से हैंग किया तो ये बैलेंस हो गई थी, आपने देखा 0.5 मीटर पे बैलेंस हो गई थी। फिर हमने क्या किया, हमने इस तरफ ब्लॉक्स लगाए, एक ब्लॉक इधर लगाया और एक ब्लॉक इधर लगाया। अब एग्जैक्ट मैं वही वैल्यू नहीं ले रहा हूं, थोड़ी डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, इधर 0.5 मीटर पे, इधर भी आप ये बिल्कुल आप 0.5 मीटर पे ले सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत 0.5 से थोड़ा अंदर ही है, बट कोई बात नहीं। चलो इसको 0.45 ले लीजिए। ठीक है, ये 0.45 मीटर है इधर, जिस डिस्टेंस पे आपने ये मास लगाया है, और यहाँ पे भी 0.45 मीटर पे आपने इसको लगाया है। और इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। इसका खुद का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये ध्यान देना भाई। ठीक है, इसका मतलब जो 0.5 किलोग्राम है वो यहाँ पे लोकलाइज्ड है इस रोड का। हमने दो अलग से ब्लॉक और लगा दिए, और वो जो ब्लॉक हैं वो इस पोजीशन से 0.45 इधर है, 0.45 इधर है। ध्यान देना, मैं इस पोजीशन को सेंटर मान लेता हूँ, मैं इस पोजीशन को सेंटर मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा सेंटर है। ठीक है, ओरिजिन मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये मान लीजिए मेरा ब्लॉक मैंने लगाया 500 ग्राम का। अब एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगाया 250 ग्राम्स का। ठीक है, सवाल ये है कि अब आप बताइए नया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 बोलूं, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 बोल दूं, तो पहले जब ये ब्लॉक नहीं थे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे था। अब ये ब्लॉक लगाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इस तरफ शिफ्ट हो गया होगा, सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो गया होगा। सवाल ये है कि वो नई लोकेशन कहाँ पे आएगी, उसको आप कैसे निकालोगे। तो जरा देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास। अब 3 कौन कौन से, एक तो रोड है, क्योंकि रोड भी अपना मास है ना रोड का भी, और आपने ऊपर से ब्लॉक्स और लगा दिए। तो सबसे पहले जो रोड है उसका 1 मीटर की लेंथ की रोड थी, 0.5 किलोग्राम पर मीटर है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 0.5 किलोग्राम यहाँ पे लोकेटेड है रोड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0.5 किलोग्राम ओरिजिन पे ही। दूसरा, ये जो ब्लॉक है इसको भी आप एक पॉइंट मास मान सकते हो, आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो इसको, और आप कह सकते हो कि एक और मास जो है 250 ग्राम्स, इसको किलोग्राम्स में लिखेंगे तो 0.25 किलोग्राम्स, ये आपका यहाँ पे लोकलाइज्ड है x इक्वल टू 0.45 पे, और x इक्वल टू -0.45 पे एक और मास लोकलाइज्ड है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। तो इस तरह से ऊपर वाली सिचुएशन को मैं 3 ऐसे मासेस से दिखा सकता हूं, और तीनों एक ही लाइन पे है। ध्यान दीजिएगा, y कोऑर्डिनेट तीनों का ही 0 है। तो अब जो सेंटर ऑफ मास आएगा
वो कहाँ पे लोकेटेड होगा? अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लिया है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे? समेशन का रूल लगाएंगे। तो आप बताइए, जो पहला जो मास है, ये वाला m1 ले लेता हूँ, इसको m2 ले लेता हूँ, इसको m3 ले लेता हूँ, तो m1 इंटू x टिल्डा का मतलब इस मास का खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से, ये मेरा ओरिजिन हो गया 0 0, ओरिजिन से 0.45 आ गया, 0.45, सही है जी। ऐसे फिर आ जाओ 0.5, तो 0.5 इंटू इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है, प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.45, ये इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। डिवाइड बाई आप कर दीजिए, डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है बताइए? 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो 1.25 ही आ गया, 1.25 किलोग्राम ही आ गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया, और यहां से 0.45 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे 0.25 है और यहाँ पे माइनस 0.5, तो माइनस 0.25 यहाँ पे रह गया, एंड डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। अब अगर इसको कैंसिल करोगे तो 5 से ये कट जाएगा, और ये 0.09, तो अगर आप देखोगे तो माइनस 0.09 मीटर पे अब आपका एक तरह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। जरा देख लीजिए भाई एक बार, इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने सही किया ना भाई, एक बार देख लो, 5 से इसको कट किया, मेरे ख्याल से तो ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पे अब आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है, माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, नेगेटिव साइड में, जिधर हैवी मास है, जिधर ज्यादा मास है उस तरफ आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है। तो अगर मुझे अब इसको बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे? अब जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो यहां पे नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरफ होगा, मुझे इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, तब जाके बैलेंसिंग पॉइंट निकलेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास निकालते टाइम आपको सिर्फ ये दोनों नहीं लेने, ये रोड भी लेनी है भाई, ठीक है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। अगर डिस्क्रीट मासेस हैं तो समेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था मास का, यहाँ पे तो नहीं लिया आपने। भाई इसका तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ ही गया ना, सिमेट्री से इस रोड का तो सीधा सीधा आ गया, तो इसको हमने फिर पॉइंट मास ले लिया। जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है और टोटल मास भी पता है, तो उसको आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, उसको आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो, और उस सारे मास को उस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब मैं आपको सेंट्रोइड निकालना चाह रहा हूं, अब मैं सेंट्रोइड निकालना बता रहा हूं कि कैसे हम सेंट्रोइड को निकालते हैं, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में हम सेंट्रोइड का भी यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। अब सेंट्रोइड कोई नई चीज नहीं है, ये भी आपका एक तरह से उसी डेरिवेशन से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए जरा सेंट्रोइड निकालते हैं। अब जो सेंट्रोइड है ये सरफेस का भी होता है, वॉल्यूम का भी होता है, लाइन का भी होता है, सबका होता है। लाइन का भी होता है, सरफेस का भी और वॉल्यूम का भी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें जरा देखिए। हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था x टिल्डा dm डिवाइड बाय टोटल मास m, ये किया था भाई। ऐसे ही हमने y बार निकाला था, y टिल्डा dm, y कोऑर्डिनेट निकाला था सेंटर ऑफ मास का, और ऐसे ही हमने z कोऑर्डिनेट निकाला था सेंटर ऑफ मास का, डिवाइड बाय टोटल मास m, ठीक है जी। अब जरा देखिए, मैं जानता हूं कि मास जो होता है वो क्या होता है। अगर मैं मास की बात करूं, जो dm मैंने लिखा है, इस dm को मैं लिख सकता हूं मास डेंसिटी इंटू dv। मास डेंसिटी क्या होता है? किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको रो dv लिख सकते हो ना आप। तो यहां पे मैं इसको रो dv लिख सकता हूं तीनों जगह पे। तो अब आप बताइए, अगर मैं x बार की बात करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू x टिल्डा रो dv अपॉन इस मास को रो इंटू वॉल्यूम लिख देता हूं, टोटल वॉल्यूम, रो इंटू टोटल वॉल्यूम। वैसे मुझे यहां पे भी यही लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, क्योंकि टोटल मास निकाल रहे हो ना आप, तो टोटल मास क्या होगा? मास डेंसिटी इंटू dv, और उसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास x बार आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं y बार की बात करूं तो मैं बोलूंगा y टिल्डा रो dv
और यहाँ पे नीचे रो dv, ये टोटल मास आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर मैं z बार की कैलकुलेशन करूंगा तो बनेगा z टिल्डा रो dv डिवाइड बाई रो dv। इस तरह से आपके पास z बार आ जाएगा। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा ये है कि अगर मैं मास डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लूं, इफ मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इफ मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर हिस्से पे, कोई भी जैसे शेप ले रहे हो आप, उसके हर हिस्से पे मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका बराबर है। जैसे एक्रेलिक, हम एक्रेलिक बोर्ड कोई भी अगर लेते हैं तो उसमें मास डेंसिटी क्या रहती है आपकी? मास डेंसिटी बराबर रहती है। एक्रेलिक सीट अगर कोई ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी सीट है, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक्रेलिक सीट है, ठीक है, ये है मेरे पास एक्रेलिक सीट। तो इस एक्रेलिक सीट में हर जगह जो मास डेंसिटी है वो क्या है? बराबर है, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि मास डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है हर जगह पे, तो यहां से कॉमन आ जाएगी और यहां से भी कॉमन आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपका x बार बनेगा, जो जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन x टिल्डा dv डिवाइड बाई, ये dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो सीधा इधर वॉल्यूम लिख दो भाई, डिवाइड बाई वॉल्यूम। ऐसे ही आप कह सकते हो जो y बार बनेगा सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बी y टिल्डा dv डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही अगर मैं z बार की बात करूंगा तो z टिल्डा dv डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? x बार, y बार एंड z बार को कैलकुलेट कर सकते हो अगर मेरी मास डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है तो। और इसी को फिर हम एक नया नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। इसी को हम एक नया नाम देंगे दोस्तों, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का सेंट्रोइड। तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ आई, जो सेंटर ऑफ मास है वही मेरा सेंट्रोइड ऑफ, वो सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास जो है, ये वाली चीज जो है वो इसके बराबर ही होगी। कब? जब मेरी मास डेंसिटी क्या हो जाए? यूनिफॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये सेंट्रोइड होता क्या चीज है? इसको अगर फिजिकल भाषा में अगर मैं बताऊं, फिजिकली अगर मैं बताऊं, तो सेंट्रोइड जो होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। सेंट्रोइड को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर आता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं दोस्तों। ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ज्योमेट्री जो होती है वो कई तरह की होती है, वो सरफेस भी हो सकता है, वो एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, वो आपका एक रीजन भी हो सकता है। जैसे कि जितने भी हम, जो भी हम पार्टिकल देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो एक तरह से रिजिड बॉडी की तरह होते हैं, मतलब उनका एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, तो फिर उनका सेंट्रोइड जो आप निकलेंगे वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। ऐसे ही सरफेस का, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लूं दोस्तों, इस ट्रायंगल की थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लूं, तो ये सरफेस की तरह एक्ट करेगा। और अगर इसकी थिकनेस ले लूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हल्के सा ये थिक है, इसकी थिकनेस अगर मैं लूंगा तो फिर इसका मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया भी है और इसके पास थिकनेस भी है। तो फिर उस केस में सेंट्रोइड कैसे निकालना पड़ेगा? मुझे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम जो है वो सेंटर ऑफ मास के बराबर ही आएगा। कब? जब आपकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। बट अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हुई, किसी हिस्से पे ज्यादा मास है, किसी हिस्से पे कम मास है, अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हुई तो उस केस में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होगा वो आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर से दूर होगा, वो आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर से अवे हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रोइड से अलग पोजीशन पे लाई करेगा अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हुई तो, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, जरा देखिए इसको। वैसे तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, बट एक बार जरा देखिए। मेरे पास एक शेप है दोस्तों, सर्कुलर डिस्क है, ऐसा समझ लीजिए। अब इस सर्कुलर डिस्क में अगर आप ध्यान से देखें तो हर जगह मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, ये एक्रेलिक शीट है और इसकी अपनी एक थिकनेस भी है, ये अपना थिक है इधर से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये इस सरफेस पे जो मास डेंसिटी है वो हर जगह पे क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास
या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा, वो इसके सेंट्रोइड के बराबर ही होगा। ये चीज जो है वो अल्टीमेटली यहां तक आप लैंड कर सकते हो अगर मास डेंसिटी मेरी क्या है, यूनिफॉर्म है तो, क्योंकि रो मेरा कट जाएगा ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां से आप यहां पे पहुंच सकते हो। तो इस केस में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जो इसका सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर है, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। लेकिन अगर मैं मास डेंसिटी को यूनिफॉर्म ना करता, ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें, चलिए मैं दूसरी साइड दिखाता हूं आपको। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे ये मेरे पास डिस्क है और इस डिस्क में मास डेंसिटी हर जगह बराबर नहीं है। यहां पे मास डेंसिटी 0 है, यहां पे मास डेंसिटी 0 है और बाकी जगह मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो यहां पे क्या है बताओ, पूरी डिस्क है और ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे कहीं पे लाई करेगा। जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा वो तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा भाई, इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर होगा वो। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे अलग जगह पे होगा और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अलग जगह पे होंगे। क्यों? क्योंकि मास डेंसिटी जो है वो पूरे रीजन में कांस्टेंट नहीं है। आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से आप जो है सेंटर ऑफ जो सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम होता है या ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वॉल्यूम का, वो कैसे रिलेटेड है आपका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी तरह से हमारा एक और सेंट्रोइड होता है सरफेस का। कई बार थिकनेस नेग्लिजिबल होती है या थिकनेस को आप 0 ले लेते हो। थिकनेस 0 लेते ही आपके पास क्या रह जाएगा बताओ, एक फ्लैट सरफेस रह जाएगा बस, ठीक है। जरूरी नहीं है फ्लैट हो, बट अगर थिकनेस ही नहीं है तो आपका सरफेस रह जाएगा, आप ये बोलिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई सरफेस है तो सरफेस के पास मास तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास थिकनेस नहीं है। अगर कोई सिंपल सरफेस ले रहे हो तो थिकनेस उसकी 0 है। अगर थिकनेस 0 है तो उसका वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो मास कैसे आएगा उसके पास। तो उस केस में सरफेस का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नहीं डिफाइन करते हैं, बट उसका हम सेंट्रोइड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं, सेंट्रोइड ऑफ सरफेस, तो सेंट्रोइड ऑफ सरफेस कहां पे होगा दोस्तों, अगर वो मैं निकालना चाहूं तो एक्स बार जो बनेगा वो बनेगा एक्स टिल्डा डीए। ये एक्स टिल्डा क्या है बताओ जरा। एक्स टिल्डा है जो स्मॉल सरफेस एरिया लिया है उसका सेंट्रोइड। स्मॉल सरफेस एरिया का कहां है सेंट्रोइड, वो एक्स टिल्डा है। जैसे यहां पर स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंटर ऑफ जो सेंट्रोइड था, स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड था वो एक्स टिल्डा पे था, ठीक है। जो भी स्मॉल वॉल्यूम लोगे उसका जो सेंट्रोइड आएगा वो एक्स टिल्डा पे आएगा। ऐसे स्मॉल एरिया का जो सेंट्रोइड आएगा वो एक्स टिल्डा पे आ जाएगा। जैसे आप यहां पे भी एक्स टिल्डा को डिफाइन करोगे तो स्मॉल मास डीएम का जो सेंटर ऑफ मास था वो एक्स टिल्डा पे था। तो एक्स टिल्डा, वाई टिल्डा, जेड टिल्डा को समझिए क्या चीज है, ठीक है। तो एनीवे, तो सेंट्रोइड ऑफ एरिया जरा देखिए, तो ये बनेगा एक्स टिल्डा इंटू डीए डिवाइड बाई टोटल एरिया। ऐसे ही अगर मैं y बार की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा, y टिल्डा इंटू डीए डिवाइड बाई टोटल एरिया। एंड z बार की अगर मैं बात करूंगा तो z टिल्डा डीए डिवाइड बाई टोटल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया। आप बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो सेंट्रोइड ऑफ एरिया जब ये रिलेटेड ही नहीं है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। क्योंकि एरिया का कोई मास नहीं होता। अगर सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो उसका वॉल्यूम 0 होता है और अगर वॉल्यूम 0 है तो उसके पास कोई मास नहीं है अपना, ठीक है। तो फिर हम क्यों देख रहे हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों कि हम थिकनेस होती है बट उसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप है, अब इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है थिकनेस। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप ये मान सकते हो कि जो एरिया का, क्योंकि थिकनेस अगर नेग्लिजिबल ही मान ली तो वॉल्यूम ही नेग्लिजिबल हो गया, तो उस केस में मास जो होगा वो इसका वेरी स्मॉल होगा। चलो जो भी है वेरी स्मॉल मास है, बट है तो उस केस में अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पे लाई करेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस सरफेस एरिया का सेंट्रोइड निकालोगे, इस सरफेस एरिया का सेंट्रोइड निकालोगे और सरफेस एरिया का जो सेंट्रोइड होगा वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी आप कह सकते हो कि वो वहां पे लोकलाइज्ड होगा। आई होप आपको समझ आया कि क्यों ये जरूरी है, क्योंकि कई बार हम थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लोगे तो मास डेंसिटी का तो कोई मतलब नहीं रहा फिर, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं,
क्योंकि मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो होता है ना। अब आपने थिकनेस को नेग्लिजिबली ले लिया तो आपका वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉल्यूम तो रहा ही नहीं, वॉल्यूम नहीं रहा तो फिर आप कैसे आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे। तो उस केस में सेंट्रोइड आप जो है ना सेंट्रोइड ऑफ एरिया निकाल दो और उस तरह से आप जो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट बताता हूं। कई बार क्या होता है हमारे पास लाइन होती है, सिंपल एक लाइन होती है, जैसे कोई वायर ले लो जिसकी थिकनेस जो है वो, जिसकी रेडियस जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो। एक सिंपल वायर ले लो और उसको आप टेढ़ा मेढ़ा घुमा सकते हो ना, तो इसका मतलब आप उसको ना तो वॉल्यूम की तरह ट्रीट करोगे ना उसको सरफेस की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है हमें उसका भी सेंट्रोइड निकालना पड़ जाता है। तो सेंट्रोइड ऑफ लाइन कैसे निकालें, ठीक है। तो अगला देखिए, सेंट्रोइड ऑफ एरिया हो गया, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम हो गया, अब आइए सेंट्रोइड ऑफ लाइन। तो सेंट्रोइड ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देखिए। तो x बार इज इक्वल टू, मैं सेंट्रोइड ऑफ लाइन को इधर ही लिख रहा हूं, चलो ठीक है। x बार इज इक्वल टू x टिल्डा dl, जो भी आप स्मॉल लेंथ लोगे dl उसका x टिल्डा डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ऐसे ही आप क्या करोगे, y बार इज इक्वल टू y टिल्डा dl डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ऐसे ही अगर आप z बार निकालोगे तो z टिल्डा dl डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इस तरह से आप क्या करोगे दोस्तों, आप जो है सेंट्रोइड ऑफ लाइन निकाल सकते हो। दिस इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ लाइन। लाइन का ज्योमेट्रिकल सेंटर आप इस तरह से निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर लाइन की जरूरत क्या है। कई बार आपका जो मास होता है वो आपका एक वायर की फॉर्म में होता है कि कोई वायर है, हमने जैसे कोई रिंग है सोचिए, तो पतली सी एक सिंपल एक पतली सी वायर सा लगा दिया आपने, उससे रिंग बना दी है, या मे बी रिंग का कोई हिस्सा ले लिया है आपने और आपको बताना है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो उस केस में आप उस लाइन का क्या कर सकते हो, सेंट्रोइड निकाल सकते हो, क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी कम है, उसकी रेडियस इतनी कम है आपका कि भाई उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल ले सकते हो। और वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब मास भी नेग्लिजिबल है, उसकी मास डेंसिटी भी आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। वैसे तो कर सकते हो बट आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में फिर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मुझे बताना हो तो फिर आप उसका सेंट्रोइड पे निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि सेंट्रोइड जो भी निकाल रहे हो, चाहे वॉल्यूम का है, चाहे एरिया का है, चाहे लाइन का है, ये तभी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर आता है जब आपकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। इसका मतलब लाइन भी अगर आप ले रहे हो, बेशक उसका थिकनेस रेडियस बहुत नेग्लिजिबल ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो लाइन है वो यूनिफॉर्म मटेरियल की होनी चाहिए फिर, और मास उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बेशक वो नेग्लिजिबल मास है बट जो भी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिंग जो है एक जगह से ज्यादा अलग मटेरियल की लगा दी, अलग अलग जगह पे अलग मटेरियल की लगा दी और उसकी रेडियस बहुत ही ज्यादा छोटी बना दी है, नेग्लिजिबल बना दी है, बट मटेरियल अलग अलग लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मास डेंसिटी अगर मेरी यूनिफॉर्म है, हालांकि इन दोनों केस में मास डेंसिटी को डिफाइन करना बड़ा अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी कि इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते इन दोनों केस के लिए मास डेंसिटी को, बट फिर भी मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मास डेंसिटी अगर मेरी यूनिफॉर्म है तो इन दैट सिचुएशन आपका जो सेंट्रोइड होगा वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया किस तरह से हम इसको देखेंगे। अब एक और यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। डीएल क्या होता है, डीएल होता है स्मॉल लेंथ। तो अगर मैं डीएल को डिफाइन करूं, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अगर मैं डीएल को डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा भाई, उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। स्मॉल लेंथ डीएल को अगर मुझे देखना हो, जरा देखिए, कोई भी ऐसे कोई लाइन, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है मान लीजिए, केवल 2D ले लेता हूं और ये y ले लेता हूं, और यहां पे इस तरह का है। अगर मुझे स्मॉल लेंथ dl देखना हो तो dl के दो कंपोनेंट होंगे, एक dx i कैप और एक dy j कैप, ये होगा। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहां से मैग्नीट्यूड की बात करूं dl की, तो बनेगा रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ठीक है जी, ये बनेगा मेरा dl। तो यहां पे ये पुट कर सकते हो दोस्तों। अब इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, dx कॉमन ले लो, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर कर दो, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से dy कॉमन ले लो,
तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डीएल को ऐसे लिखोगे, dx बाई dy लिखना है कि dy बाई dx लिखना है, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से डीएल जो है आप यहाँ पे पुट करोगे। आपको देखना है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व कर रहे हो कि y सोल्व करना आसान है आपके लिए, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया कि कैसे हम सेंट्रोइड वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट आपको इसकी क्लैरिटी मिले और आप जो है ना सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और बेहतर तरीके से समझे। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है उनको जरा डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, जरा देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये मेरे पास x डायरेक्शन है और ये मेरे पास y डायरेक्शन है। हमने क्या किया, हमने एक पतला सा ऐसे वायर ले लिया, जैसे सर्कुलर वायर ले लिया जिसकी रेडियस जो है वो r है। r रेडियस का एक पतला सा सर्कुलर वायर ले लिया, इसकी रेडियस क्या है r। ये ओरिजिन है दोस्तों। हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे लाई करेगा। अब देखा जाए तो इसका मास हमें नहीं पता, मास दे नहीं रखा। ठीक है, हाँ ये r की वैल्यू जरूर दे रखी है आपको, मान लीजिए r दे रखा है आपको 1 मीटर। ठीक है, तो r दे रखा है और आपको इसकी रेडियस जो है इस वायर की बहुत ही नेग्लिजिबल है, सर्कुलर वायर है पतला सा। ठीक है, जैसे आप वायर घरों में यूज करते हो ना, पतले से छोटे छोटे वायर ले लो, उसका अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना या सेंटर ऑफ मास बताना तो कैसे बताओगे। अब इसका मास हम नहीं जानते, लेकिन ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि मास डेंसिटी जो है वो इसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सेंट्रोइड का सहारा ले सकते हो। सेंट्रोइड का कैसे सहारा लेंगे, सेंट्रोइड का सहारा लेके और आप इसका सेंट्रोइड ऑफ लाइन निकाल लो, वही क्या होगा मेरा सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कैसे निकाले सेंट्रोइड ऑफ लाइन, तो उसके लिए हम x बार जानते हैं, x बार इक्वल टू x टिल्डा dl डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ये होता है, एंड y बार इक्वल टू y टिल्डा dl डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब dl क्या ले, इसकी स्मॉल लेंथ ले लो यहाँ पे, तो स्मॉल लेंथ क्या ले बताओ जरा, r d फाई ले ले। तो r d फाई, ये फाई एंगल है मेरा यहाँ से। ठीक है, फाई एंगल पे मैंने हल्का सा d फाई एंगल और ले लिया, तो ये जो लेंथ आई है स्मॉल लेंथ dl, ये क्या आ गई है, इसको मैं एक लाइन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो बन गया r d फाई, ये बन गया मेरा dl। तो इस बार वो x y z की टर्म में नहीं लिख रहा हूँ मैं ऐसे फाई की टर्म में लिख लेता हूँ। तो अब आप बताओ, ये जो स्मॉल लेंथ है dl, इस स्मॉल लेंथ dl का जो खुद का जो सेंट्रोइड होगा वो इसी की पॉइंट पे ही तो होगा, क्योंकि इतनी छोटी है कि इसका खुद का जो सेंट्रोइड होगा, इस स्मॉल लेंथ dl का जो खुद का सेंट्रोइड होगा वो यहीं पे होगा। तो इस पॉइंट पे ही इसका खुद का सेंट्रोइड है। तो इस पॉइंट का अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूं और इस पॉइंट का ही y कोऑर्डिनेट निकाल दूं, तो वो कहां पे होगा, वो होगा x टिल्डा कोमा y टिल्डा पे। इसका खुद का जो सेंटर लाई करेगा वो x टिल्डा कोमा y टिल्डा पे ही लाई करेगा। अब x टिल्डा की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x टिल्डा निकालूं तो बन जाएगा r cos फाई, एंड y टिल्डा अगर मैं निकालूं तो बन जाएगा r sin फाई। इस तरह से cos फाई sin फाई निकाल सकते हो भाई। और dl की वैल्यू तो मेरे पास r d फाई है ही, तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, x बार विल बी इक्वल टू x टिल्डा विच इज r cos फाई इंटू dl। dl की जगह पे r d फाई कर देता हूं भाई, r d फाई, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं फाई के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाई टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ पूरे सर्कल होता तो क्या होती, 2 पाई r होती, उसका 1/4 कर दो भाई, तो पाई r बाई 2 आ जाएगी, 2 पाई r बाई 4 कर दिया ना मैंने। ठीक है, और फाई की लिमिट कहां से कहां तक है, फाई यहां पे 0 है और यहां पे पाई बाई 2 है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक। सही है जी। तो अब जरा देखिए क्या बन गया, ये बन गया r स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 ही बाहर आ जाएगा। सही है भाई, ऊपर तो ये बन गया, एक बार देख लो भाई, r स्क्वायर मेरे पास बाहर आ गया, cos फाई का sin फाई बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई r बाई 2, ये कट गया यहां से, तो क्या बन गया, ये बन गया 2r बाई पाई। ये बन गया मेरे पास x बार,
इसका मतलब जो इस पूरी लाइन का जो सेंट्रोइड होगा वो यहां पे होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे होगा। ऐसे ही फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो वाई कोऑर्डिनेट भी सेम ही आएगा भाई, ठीक है, उसमें बस कोस की जगह साइन हो जाएगा। तो जरा देखिए वाई बार अगर मैं निकालूं तो वाई बार विल बी इक्वल टू 0 से π/2 आर कोस फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, आर साइन फाई इंटू डीएल, वाई टिल्डा होगा ना, वाई टिल्डा इंटू डीएल, डीएल की वैल्यू क्या है बताओ, आर डी फाई डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या है, πr/2। ये है मेरे पास टोटल लेंथ। तो क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया आर स्क्वायर, और साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई πr/2। तो एक आर से एक आर गया, तो ये क्या बन गया 2r/π। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंट्रोइड लाई करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर ही होंगे, और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास कैसे बोल रहे हो, यहां पे इसका मास क्या है? तो देखो यहां पे मास वैसे तो आप नेग्लिजिबल ही लेके चलोगे, बट जो भी है थोड़ा बहुत तो है ना, चाहे नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। आप इसको मान सकते हो कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो मतलब इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में सेंट्रोइड निकाल दीजिए लाइन का, और उस तरह से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं एक और शेप लूं, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, जरा देखिए, तो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब बराबर ही होंगे, और वो होंगे 2r/π लोकेशन पे। एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, वाई कोऑर्डिनेट भी वही है। और इस केस में ध्यान देना, जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई है वो लाइन के ऊपर नहीं आई है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आई है, ठीक है। एक और सिचुएशन जरा देखिए, ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, और आपको कोई इस तरह से डिस्क का हिस्सा दे रखा है, पूरी डिस्क नहीं है, ये सर्कुलर डिस्क नहीं है दोस्तों, सर्कुलर डिस्क का 1/4 हिस्सा दे दिया है, और इसकी रेडियस r है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, r को 1 मीटर ले लेना, जो भी मर्जी कुछ भी ले लो, r को जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देना भाई बाद में। अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है, और ये डिस्क है, इस बार ये रिंग नहीं है भाई, ये डिस्क है, लेकिन इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल दे दी है। वैसे थिकनेस दे भी सकता है ये इसकी, चलो पहले केस में थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, या है तो बहुत ही कम है। तो थिकनेस अगर नेग्लिजिबल ही दे दी है तो मास डेंसिटी देने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, और वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो फिर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम दे भी देगा तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। तो ये मान लो कि ये मेरे पास डिस्क का कोई हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, और इसमें जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। हालांकि ये बात बोलना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मान लो कि जो भी ये पतला सा जो इस डिस्क का हिस्सा दिया है बिल्कुल पतला है, इसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसमें मास डेंसिटी हर जगह बराबर है, या मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह बराबर है, कांस्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, बस आपको क्योंकि ये एरिया की तरह दिख रहा है आपको, तो एरिया का आप सेंट्रोइड निकाल दो, एरिया का सेंट्रोइड निकाल दो, बस वही क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ। तो हम क्या करेंगे बताओ जरा, एरिया का सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे बताओ। आप यहां पे कोई भी r डिस्टेंस पे आ जाओ, स्मॉल r डिस्टेंस पे, मेरे ख्याल से आप पहले भी कर चुके हो, और यहां पे आप पतला सा एरिया ले लो, स्मॉल एरिया ले लो, dr, dA, ये है मेरा dA, और स्मॉल एरिया की वैल्यू क्या बनेगी, बाहर की तरफ है dr, और इस तरफ जो है, क्योंकि ये फाई एंगल पे आए हो आप, तो ये जो आर्क लेंथ होगी इस तरफ जो आर्क लेंथ होगी वो हो जाएगी r d फाई, ये आपका स्मॉल एरिया हो गया dA। अब मुझे इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड के लिए x बार निकालना पड़ेगा, तो x बार कैसे निकालेंगे, x टिल्डा dA डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द डिस्क, जो भी है डिस्क का 1/4 हिस्सा है उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे y बार निकालना है तो y टिल्डा dA डिवाइड बाय इसका एरिया निकाल दीजिए। अब x टिल्डा क्या है, x टिल्डा है इस स्मॉल एरिया dA का सेंट्रोइड। तो dA तो बहुत छोटा है भाई, इसका सेंट्रोइड कहां पे होगा, फिर इसी की पॉइंट पे ही होगा। तो अगर मैं इसका सेंट्रोइड की बात करूं तो वो यहीं पे लाई करेगा, ठीक है।
तो जो डी है इसका जो सेंट्रोइड है वो एक्स टिल्डा वाई टिल्डा पे ही लाई कर रहा है दोस्तों, ये जो पॉइंट है वो यहीं पे है, ठीक है। तो अब आप बताओ अगर मैं इस डी ए की वैल्यू को निकालूं तो इसका एक्स टिल्डा वाई टिल्डा कैसे निकालेंगे? ये रेडियस आर है भाई, मतलब आर डिस्टेंस पे है ये, तो आप ये कह सकते हो जो एक्स टिल्डा बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आर कोस फाई, एंड वाई टिल्डा जो बनेगा वो बनेगा आर साइन फाई। तो आप यहाँ पे आर कोस फाई साइन फाई पुट कर सकते हो एक्स टिल्डा वाई टिल्डा की जगह पे। तो जरा देखिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ इसका, तो दैट इज आर कोस फाई, ये मेरा एक्स टिल्डा हो गया, डी ए की जगह पे ये आ गया आर डी फाई डिवाइड बाई टोटल एरिया। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन दो के रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में भी होगा कि फाई के रेस्पेक्ट में भी होगा। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 टू कैपिटल आर तक जा रहा है, और फाई 0 से लेके पाई बाई 2 तक जा रहे हैं। डिवाइड बाई इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पूरी डिस्क का होता, उसका 1/4 कर दो तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये इसका टोटल एरिया हो गया। अब चलिए इसको जरा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर है भाई यहाँ पे, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? आर क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ये तो आर के रेस्पेक्ट में हो गया। अब आइए फाई के रेस्पेक्ट में, तो कोस फाई डी फाई, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये एक पावर यहां से कट गई तो क्या बन गया? 4r अपॉन 3 पाई। ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही फिर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिएगा सेंट्रोइड का, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे कोस की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। आंसर तो सेम ही आएगा भाई, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो आपको पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट क्या है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रोइड का, और जो सेंट्रोइड होगा वही मेरा क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हो, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बराबर है और g की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे, एंड अगले एपिसोड में थोड़ा सा हम शुरुआत में हम प्रैक्टिकल वे देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और उसके बाद हम फिर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।